हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सब? अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। आप लोगों को फॉर्मली एक बार हम स्वागत करते हैं अपने इस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के कोर्स में, जो आपके लिए 67 और 68 के लिए बिल्कुल नया बैच है। ठीक है, लेकिन ये टारगेटेड है 68 के लिए, थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, वीक में हम 2 से 3 क्लासेस करेंगे। जिनको 67 में अपियर होना है उनको इस लेक्चर के साथ जो पुराना वाला लेक्चर है वहां से आपको भी थोड़ा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, पुराना मतलब वो भी कोर्स अभी चल ही रहा है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। खत्म उससे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कोर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नया है, ये भी आपको नया लेक्चर है रिकॉर्ड करके। तो हम लोग इसमें थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। बेसिकली इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पैटर्न। ठीक है, और सिलेबस क्या है बीपीएससी ऑप्शनल का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बुक लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, वो है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षा हॉल में आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसके पीछे आपका क्या लॉजिक काम करेगा मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत डील करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो भी सीखना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा हम ब्रॉड टॉपिक की लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक हमें करना है। एक चीज हम आपको शुरू में ही बता दें कि जो ये जो टॉपिक लिस्ट है जो हम कवर करेंगे, ये 2 चीजों से बना है, सिलेबस से प्लस पास्ट पेपर से। इसके अलावा मतलब कुछ भी इसमें किसी भी तरह का और कोई एफर्ट नहीं लगाया गया। सिलेबस को मतलब उसका एनालिसिस करके और आपका सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नए वाले सिलेबस में, उस नए वाले सिलेबस पुराने वाले सिलेबस सब मिला करके, ठीक है, ये टॉपिक लिस्ट तैयार किया गया है जो एक्चुअली में हमारा सिलेबस होगा जिसको हम कवर करेंगे। ये पूरी तरह से आपके सिलेबस और पास्ट पेपर से ही डिराइव्ड है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। ठीक है, जो एफर्ट है वो पास्ट पेपर को टॉपिक वाइज करना और देखना कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ तक जाती है, बीपीएससी का बैंड क्या है, बीपीएससी यहाँ से यहाँ तक जाती है, हमने वो बैंड सेट कर दिया है। बीपीएससी अब कभी अगर यहाँ से यहाँ चली जाए तो उसके लिए हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम यही सेट करके रखेंगे। जब हम 66 के लिए ऑप्शनल पढ़ा रहे थे, ठीक है, 66 के लिए, तो उसमें हम रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी पे बहुत जोर दिए थे, जबकि बीपीएससी ने रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी को कभी नहीं पूछा था उसके पहले। और आप देखिए 66 में रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी को पूछा गया, तो थोड़ा सा हम बियॉन्ड जाएंगे, लेकिन मेन हमारा टारगेट यही रहना होगा। ये जो बैंड है बीपीएससी का, कि बीपीएससी या तो यहाँ से इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, बस। तो वो बैंड हमने सेट करके रखा है। ठीक है, तो चलिए फिर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम पैटर्न और सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले सिलेबस। देखिए, सिलेबस को जब आप देखते हैं तो बीपीएससी ने बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया है सिलेबस को। ये आपका अर्थशास्त्र ऑप्शनल है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा बीपीएससी ने डिफाइन नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है ये पता नहीं, बीपीएससी को करना चाहिए था। आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इतना आसान है, इतना छोटा सिलेबस है, लेकिन नहीं, ये अपने आप में महाभारत को समेटे हुए है पूरी तरह से। ठीक है, आप ये देखिए, आर्थिक विकल्प इकोनॉमिक चॉइस वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इकोनॉमिक चॉइस वाला सेक्शन, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक उन्होंने लिखा है, कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार, प्रोड्यूसर बिहेवियर, और बाजार के रूप। सिर्फ छोटा सा टॉपिक लगता है देख करके, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ा है वो अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो छोटा सा टॉपिक है।
लेकिन ये एक्चुअली में अपने आप में बहुत कुछ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्होंने अपने अंदर समेट रखा है, और माइक्रो में बहुत कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है वो माइक्रो, क्या है वो टॉपिक, ठीक है। उसके बाद देखिए ये निवेश संबंधी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण, यहाँ पे इन्होंने मैक्रो में सिर्फ इतना ही फोकस किया है, ठीक है। मैक्रो में इन्होंने सिर्फ इतना ही फोकस किया है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी निर्णय है वो, जिसमें हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन और मल्टीप्लायर इफेक्ट और ये सब देखते हैं, और जो आय और रोजगार संबंधी निर्णय है क्लासिकल वर्सेस गेम्स, वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक है आपका जाकर के हिंदी वाले में है, प्राय आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरोध, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, ये वाला पोर्शन, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम माइक्रो के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। उसके बाद बैंक व्यवस्था, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। यहाँ पे साख संबंधी नीतियां और साख मतलब क्रेडिट क्रिएशन वाला जो पोर्शन है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और मनी सप्लाई की थ्योरी, मनी सप्लाई का थ्योरी, विशेषतः एच एच विशेषकर एच थ्योरी पे बीपीएससी का फोकस ज्यादा है, मतलब इंटरेस्टेड है बीपीएससी में, ठीक है। बिहार में वाणिज्य बैंकों का क्रियाकलाप, जो भी कमर्शियल बैंक हैं बिहार में, वो कैसे काम करते हैं और कैसे काम करते रहते हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या देखें आप अभी तक कि सेक्शन 1 में ये दो टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव, टैक्स सिस्टम जो है, बजट के आंकड़े का प्रभाव, ठीक है, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति का उद्देश्य और साधन। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्या आपको देखने को मिलता है, टैक्स, बजट, ठीक है, और राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति, टैरिफ, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, अदायगी शोध, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थान, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको अगर हम बता दें ब्रॉडली कि ये कितने सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, तो ये जो आपका सेक्शन 1 है, ये बात करता है इकोनॉमिक्स के किन किन सेक्शन को, उसको जरा हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए ये नेशनल इनकम वाला पार्ट है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था का ढांचा, तो सबसे पहले नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद आपका जाकर के माइक्रो, उसके बाद आपका जाकर के मैक्रो, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, उसके बाद आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये जो सेक्शन 1 है इसमें इतना ही बात होता है, और सेक्शन 2 में इसी का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, विशेषकर मैक्रो, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, ठीक है। नेशनल इनकम का भी देखिए क्या है यहाँ पे, जरा समझिए। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थनीति के निदेशक सिद्धांत योजनाबद्ध वृद्धि और वितरण न्याय, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस जो है वो चीज, गरीबी का उन्मूलन, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, संघीय शासन संरचना, कृषि, उद्योग क्षेत्र, अभी हम टॉपिक सारा देखेंगे कि इसमें क्या है नहीं है। लेकिन हम यहाँ जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे वो ऐसे डिवाइडेड नहीं होगा कि ये सेक्शन 1 के लिए हम पढ़ेंगे, ये सेक्शन 2 के लिए हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जैसे बैंकिंग से रिलेटेड थ्योरीज बात करेंगे,
तो इसी में हम एप्लीकेशन देख लेंगे इंडिया और बिहार का। ठीक है, इंडिया और बिहार का एप्लीकेशन हम इसी में देख लेंगे, ताकि आपको अगर सेक्शन 1 में भी कुछ लिखना पड़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन में, तो आप वहां से इंडियन इकोनॉमी या बिहार इकोनॉमी का एग्जांपल्स दिखा करके और काम कर सकें। और सिमिलरली जब आपको सेक्शन 2 में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिले, तो वहां पे आप थ्योरी वाले पार्ट को भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम आपको बताना चाहते हैं। ये सिलेबस है बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड है। ठीक है, आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। ज्यादा फोकस करेंगे टॉपिक जो अपना लिस्टिंग करेंगे उसमें थोड़ा सा, उसके बाद ओवर द पीरियड हम जैसे माइक्रो करेंगे तो हम पूरा माइक्रो का पहले वो कर लेंगे। एक्चुअली में हम आपको 2 वीडियो देखने को कहेंगे। एक वीडियो है यूट्यूब पे हमारा, वो वीडियो है आपका जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिकोड कर रहे हैं, और एक वीडियो है जिसमें हमने टॉपिक्स को डिकोड करा है। 2 वीडियो है यूट्यूब पे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं पैटर्न पे। ये 66 बीपीएससी के क्वेश्चन का फ्रंट पेज है। ठीक है, यहां से हम आपको पैटर्न दिखाते हैं। ये कौन सा 66 बीपीएससी। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, वो 2 सेक्शन में बटा होगा। 60-62 से नया पैटर्न लागू हुआ है। ठीक है, उसके पहले ये 2 पेपर में बटा होता था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। हर ऑप्शनल में सेक्शन 1 मोस्टली थ्योरी के बारे में बात करता है, और सेक्शन 2 उसका एप्लीकेशन इंडिया के कंटेक्स्ट में। स्टेट पीसीएस है तो स्टेट के बारे में भी, तो यहां भी वही है। बीपीएस इस क्वेश्चन पेपर में क्या होगा कि 6 क्वेश्चन यहां होगा और 6 क्वेश्चन यहां होगा। ठीक है, देखिए, उम्मीदवार सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। उम्मीदवार प्रत्येक खंड से 3 प्रश्न चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दें। यहां से 3 क्वेश्चन आपको चुनना है और यहां से 3 क्वेश्चन आपको चुनना है। टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे आपको मार्क्स मिल रहा है 50। 50 गुने 6 बराबर 300। ये है आपका पैटर्न। ठीक है, ये आपका इस एग्जाम का पैटर्न यही है। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है इसका। अब हम बात करेंगे पैटर्न के बाद आपका जा करके बुक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, बुक लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। बुक लिस्ट के ऊपर हम कोई बात करें उसके पहले हम आपको एक चीज समझाना चाहेंगे। हम जो आपको बुक लिस्ट बताएंगे, ठीक है, ये 2 तरह से होगा। एक, आपको टेक्स्ट बुक के रूप में अगर कंसेप्ट पे थोड़ा काम करना है तो, और दूसरा एकदम टॉपिक्स आपको सब चाहिए। जो भी बीपीएससी पूछती है, जो भी आपके सिलेबस में, वो टॉपिक आपके बुक में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? 2 तरह का, एक ऐसा जिसको आप टेक्स्ट बुक के रूप में वहां से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और दूसरा जहां पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। हो सकता है वो टॉपिक उस बुक से पढ़ के आपका क्लियर ना हो, लेकिन कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। वो कंटेंट में बहुत रिच होगा वो बुक। ठीक है, और उस चीज को अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर, अगर आप क्लास को ज्वाइन नहीं करते हो तो, क्लास को ज्वाइन किया तो आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, आप उस बुक का रेफरेंस लेकर के काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बुक पढ़ने का आदत है तो आप इनमें से जो बुक आप चाहें उसको चुन के ले सकते हैं। एक में आपको कंटेंट सारा मिल जाएगा, और दूसरा में आपको जो है वो कंसेप्ट वाला काम हो जाएगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे समझाना चाहिए कि जब क्वेश्चन पेपर आपके बिहार के प्रोफेसर बनाते हैं तो उनका अप्रोच जो है क्वेश्चन बनाने का, वो इंडियन ऑथर की किताब से ही है। इंडियन ऑथर का किताब से है। ठीक है, अब आपको अभी हम किताब का नाम बताएंगे, किस किताब के पैटर्न को लेकर चलते हैं। हम आपको जो कंसेप्ट कराएंगे वो फॉरेन ऑथर की किताबों से होगा। ठीक है,
वो बिल्कुल फॉरेन ऑथर की किताबों से होगा। समझाने का तौर तरीका जो होगा वो आपका इंडियन ऑथर से मैच करता हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस किताब के वीडियो देखने के बाद उस किताब के चैप्टर्स को रीडिंग करते हैं, उसके बाद जो हम आपको नोट्स देंगे उसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल बीपीएससी के लिए तैयार हो जाएंगे। आप यूपीएससी का सिलेबस देखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखिएगा एक बार, ऐसे सिर्फ देखिएगा, ठीक है, अगर कहीं मिल जाए तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन का 2013 और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, 2021 का पेपर हुआ है, तो 2013 का क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल अलग टेस्ट का दिखेगा। आपको दिखेगा, आपको इकोनॉमिक्स आता है नहीं आता है फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको वो उसका टेस्ट अलग दिखेगा, और उसके बाद के जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसका टेस्ट आपको अलग दिखेगा। वो इंडिकेट करता है कि जो 2013 का पेपर सेट किया गया था वो या तो डीयू के प्रोफेसर ने सेट किया था, या तो आपका जाकर के आईएसआई वगैरह के प्रोफेसर ने सेट किया था। आपको मतलब देख के पता चल जाएगा कि क्वेश्चन डीयू के प्रोफेसर ने इसको सेट किया है, ठीक है, क्योंकि उनका अप्रोच होता है। वो क्वेश्चन आपको देख के समझ में आएगा कि इस जगह पे इकोनॉमिक्स को इस तरह से पढ़ाया जाता है, और अगर उस तरह से क्वेश्चन सेट किया जा रहा है तो आपको समझ में, आप इनको एग्जाम लिखना है, ठीक है, तो ये सब टेक्निक पे काम करना होगा। तो आपके प्रोफेसर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनका अप्रोच जो है वो इंडियन ऑथर वाला बुक का अप्रोच है क्वेश्चन पूछने का, वो वहीं से उठा के क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको इसीलिए वही रेफरेंस में रखना चाहिए। हम आपको इसीलिए किसी भी फॉरेन बुक को रेफरेंस के रूप में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बुक लिस्ट की बात करते हैं। बुक लिस्ट, ये बुक लिस्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आपको कंसेप्ट चाहिए तो आप इसको लीजिए, जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश है, हिंदी है, आप इसको लीजिए, ठीक है। एच.एल. आहूजा का किताब है ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश में एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, हिंदी में उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, ठीक है। आपके प्रोफेसर का अप्रोच इसी किताब का होता है। आप यूपीएससी के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी किताब से, क्योंकि वो जब मतलब दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जब क्वेश्चन सेट करते हैं वहां पे, तो उनका अप्रोच यही सेट करने का है। आप 2013 के बाद के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको उसमें एच.एल. आहूजा का अप्रोच दिखेगा, ठीक है, वो उस बुक का अप्रोच दिखेगा उसमें, ठीक है। और अगर आपको कंसेप्ट एक ही जगह चाहिए, ठीक है, सारे जितने भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक्स आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ये बुक थोड़ा पढ़ते पढ़ते आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ये बहुत बात करता है, ये बिल्कुल बातूनी है। हमारे जो एच.एल. आहूजा साहब है, एकदम मतलब एक ही चीज को रिपीट कर करके इन्होंने जिस किताब को 300-350 पेज में बना सकते थे, उस किताब को 4-5 किलो का बना के रख दिए हैं, ठीक है, एकदम गजब के गप पकड़ है। तो इसीलिए आप ज्यादा गप करोगे किसी चीज में ना, तो वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन झिंगन साहब का वो नहीं है, झिंगन साहब का ऐसा लगेगा जैसे विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट हो, हालांकि विकिपीडिया पे सारे टॉपिक्स हैं नहीं, और इकोनॉमिक्स में आप जितने भी वेबसाइट्स देखते हो जहां पे इकोनॉमिक्स के कंटेंट को डाला गया है, वो सारा एम एल झिंगन का कॉपी पेस्ट है, झिंगन साहब के किताब का ही वो कॉपी पेस्ट है वहां पे, ठीक है। तो झिंगन साहब की किताब को आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, सारा सारा कंटेंट, ठीक है। इवन आप पास्ट पेपर उठाओ, झिंगन की किताब उठाओ, सारे क्वेश्चन को अपने सॉल्व करो, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में ये किताब है एम एल झिंगन का, ठीक है। और जस्ट लाइक एनसीईआरटी, एम एल झिंगन और जो एच.एल. आहूजा साहब हैं, ये गप सप करते हैं, बहुत गप करते हैं, बहुत गप करते हैं, लेकिन आपका मतलब बहुत इजी वे में ये समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपका चॉइस है, आप जो किताब इसमें लेना चाहें ले लें, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ये किताब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, हिंदी वाला बेस्ट अर्थशास्त्र जो है जिनन का, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेम कंसेप्ट, आप चाहे तो एच.एल. आहूजा ले सकते हैं, चाहे तो जिंगल ले सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बीपीएससी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए आपको ज्यादा किताब पढ़ के भी दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उसको आप कर लेंगे तो हो जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आप किताब नहीं भी खरीदते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। मेरी राय होगी कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आहूजा ले लें, क्योंकि वहां पे थोड़ा समझने में मजा आएगा, ठीक है। कंटेंट कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं सेक्शन 1 के लिए, उसके लिए आप ये किताबें ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी सारी किताबें अवेलेबल है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जिंगन का, ठीक है। सिलेबस भी आपको लगेगा ये इसका कंटेंट से उठा के सिलेबस बनाया गया है। और ये एक किताब है मनी बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस एमएलजीएन का, ये आपका पूरा बाकी का पोर्शन कंप्लीट कर देगा, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। हम बहुत बहुत कम किताब आपको बता रहे हैं, जबकि आपको जो नोट्स दिया जाएगा मेरे साइड से उसमें कम से कम मिनिमम 15 किताबों का माल उसमें होगा, ठीक है। एक ये किताब है जो मुझे पर्सनली लगता है कि बीपीएससी यहां से क्वेश्चन बनाती है, लेकिन इसका बात यह है कि ये किताब से अगर पढ़ के आप लिखोगे आंसर तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको कहीं मिल जाए, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे किताब चलता था, ये नया एडिशन है, पता नहीं इसको मैंने देखा नहीं है नया एडिशन, मेरे पास एक बहुत पुराना है, साहित्य भवन पब्लिकेशन का ये किताब है। ध्यान रहे राइटर का नाम जेसी पंत और जेपी मिश्रा है। मैंने भी जो किताब खरीदा था ये वाला, वो इंटर के बाद ही मैंने खरीदा था, और मैं पटना में ही उस टाइम रहता था, तो वहीं से मैंने खरीदा, ठीक है। तो ये किताब हमने वहां से खरीदी है। अब ये किताब मुझे देखने को मिल रहा है कि ये ग्रेजुएशन के लिए है, ठीक है, ये ग्रेजुएशन के लिए ये किताब लिखी गई है, और इस किताब में माइक्रो और मैक्रो दोनों है। अब पता नहीं इसके कंटेंट सारे वही है कि नहीं, लेकिन मैंने इसका वो कंटेंट देखा था, उसमें सब लिस्टिंग तो वैसा ही है, टॉपिक इन्होंने कुछ बदला नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है। आप चाहें तो इसको एक बार लेके देख सकते हैं, ठीक है। इसका लैंग्वेज बहुत आसान है और बहुत टू द पॉइंट इसमें लिखा है, बिल्कुल आपको गाइड की तरह लगेगा ये किताब, और आपको बीपीएससी लगेगा जैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है। तो आपको जो इसमें से ठीक लगे आप ले सकते हैं, मेरी तरफ से कोई भी बुक के पीछे कोई स्पेशल एम्फेसिस नहीं है। अब रहा बात कि इंडियन इकोनॉमी में कौन सा बुक लिया गया है, ठीक है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। इंडियन इकोनॉमी में आप कौन सा बुक पढ़ेंगे, इसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बस इसके लिए एक ही चीज कहेंगे, एक किताब है रमेश सिंह की, वो किताब आप मत लेना, ठीक है, वो किताब मत लेना। वो किताब जीएस के लिए ठीक हो सकता है, ऑप्शनल में वो आपके किसी काम का नहीं, ठीक है, तो उस किताब को मत लेना। ये था बुक लिस्ट हमारा। आप चाहें तो जिंगन के सारे किताब जो मैंने आपको 3-4 बताए वो खरीद सकते हैं, या एचएल हो जाती है तो जो 2-3 बताए वो खरीद सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा किताबें आपको लेने की जरूरत नहीं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन पेपर को जो सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, ठीक है। आपने मेरे कई वीडियोस में भी कुछ देखने की कोशिश की होगी, तो आपको वहां दिखा होगा इसके बारे में। देखिए, जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है ना, ये इसको आप साइंस भी कह लीजिए ये सब्जेक्ट को, आप आर्ट्स भी कह लीजिए इस सब्जेक्ट को, ये दोनों, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल भी है और थोड़ा एनालिटिकल भी। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट खुद से पढ़ते हैं, किताबों के माध्यम से जो पढ़ते हैं, तो स्पेशली उसमें से हम बात करेंगे हिंदी माध्यम कि देखिए हिंदी माध्यम में जो किताबें आप पढ़ते हैं वो कहाँ से डेराइव होता है। सबसे पहले एक कोई ओरिजिनल टेक्स्ट बुक होगा, ठीक है, एक ओरिजिनल टेक्स्ट बुक होगा। इस टेक्स्ट बुक को किसी इंग्लिश प्रोफेसर या किसी फॉरेन ऑथर ने उसको उस पर किताब लिखी है, ठीक है, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट, ये इसको भी हम वो ओरिजिनल किताब ही मान के चलते हैं, ठीक है, वो ओरिजिनल टेक्स्ट है बिल्कुल। उनका अप्रोच और इंडियन ऑथर का अप्रोच आपको अलग दिखेगा किताब में, किसी भी फॉरेन ऑथर का किताब उठा के आप देखिए। अब जो आप इंडियन ऑथर में जो दिग्गज ऑथर हैं, जैसे अचल ओझा साहब हैं, एमएल जिंगन साहब हैं, या और भी हैं आपके, ठीक है,
ये जो दिग्गज ऑथर है ना, वो क्या करते हैं, यहां से कॉपी पेस्ट मारते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो उठाते हैं और कॉपी और पेस्ट कर देते, नहीं, वो उस किताब को पढ़ते हैं, वो जितना समझते हैं वो अपने किताब में उतना समझाते हैं। बहुत सारी किताबें ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब हमने देखा है ऐसा, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बहुत सारा किताब आपको ऐसा मिल जाएगा जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, वो लाइंस दिखेगा कि ये लाइन उस किताब से लिया गया है, उठाया गया है वहां से। ठीक है, बहुत सारा किताब है ऐसा, बहुत सारा किताब है। ठीक है, तो इंडियन ऑथर इसको उठाते हैं और अपने डालते हैं कहाँ, इंग्लिश वर्जन वाले में। अब ये किताब इंग्लिश वर्जन से फिर ट्रांसलेट होके पहुंचता है हिंदी वर्जन में, ट्रांसलेटेड रहता है वो बिल्कुल, और कुछ नहीं रहता। तो आप सोचिए, एक बार फिल्टर यहाँ हुआ है, दूसरी बार फिल्टर यहाँ हुआ है, ठीक है, अब इतना फिल्टर होके आप तक पहुंचता है, फिर आप उसको पढ़ते हो, तो आपके पास जो माल रहता है वो कुछ नहीं रहता है, बस क्रिंज कंटेंट रहता है, उस माल से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, और उसके बाद जब आप किताब को पढ़ के और जब आप पेपर लिखते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी टीचर से पढ़ना चाहिए, लेकिन हम आपको ऐसे कह रहे हैं कि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट जरूर एक बार चेक कर लीजिए कि उसका कंटेंट सच में कितना रिच है। ठीक है, उसके बाद जब आप उस चीज को लेकर के जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो जहां भी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है या जो क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, उस क्वेश्चन को आप नहीं छूते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, सबसे आसान है, इंडिया में इंडियन इकोनॉमी के नाम पे बैंकिंग भरपूर पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप जाओगे बैंकिंग की क्वेश्चन उठाओगे। इंडिया में पब्लिक फाइनेंस में भी बजट और टैक्स को लेकर के भरपूर पढ़ाया जाता है, हालांकि थ्योरीज पे उतना काम नहीं किया जाता, लेकिन पढ़ाया जाता है। तो आप वहां से क्वेश्चन उठाओगे। अब एक बंदा हो, आप सामने से देखिए, एक बंदा है, ये बंदा है, और एक बंदा और है। ठीक है, इस बंदे ने क्वेश्चन टच किया है जिसमें ग्राफ होगा, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल इक्वेशन होगा या डेरिवेशन होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और अच्छा खासा बढ़िया रिच थ्योरी होगा उसमें। और एक बंदा है जिसने किया है जहां पे थ्योरी, थोड़ा बहुत हिस्ट्री उसमें होगा, और थोड़ा बहुत उसमें आपका जा करके आपने फ्लो चार्ट चार्ट को यूज किया होगा, फ्लो चार्ट यूज किया होगा। अब आप खुद बताएं कि किसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। डेफिनेटली इसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने कंटेंट को ग्राफ, मैथमेटिकल इक्वेशन और थ्योरी वाले पोर्शन से रिच करना होगा, तब आप जाकर के ज्यादा मार्क्स लेके आ पाएंगे। ये तो हुआ आपका कंटेंट रिच। अब जब आप क्वेश्चन सिलेक्शन करेंगे कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो एक बेहतरीन आंसर, मतलब आप क्या बोलते हैं, एक बेहतरीन आंसर लिख दीजिए जिसमें सिर्फ थोड़ा थ्योरी पार्ट हो, हिस्ट्री हिस्ट्री थोड़ा ऐड कर दें आप अपने आंसर में, उसमें एक बेहतरीन आंसर लिखिए। और एक थोड़ा बहुत जनरल आंसर भी अगर आप इसमें लिखते हैं जिसमें थोड़ा टेक्निकल हो जो क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे दो कारण है, एक्सेप्ट करना होगा इस चीज को। पहला, हमारे यहाँ के प्रोफेसरों को लगता है कि इसने अगर टेक्निकल क्वेश्चन को टच किया इसका मतलब इसे आता होगा, बढ़िया से इकोनॉमिक्स आता होगा। दूसरा, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है जहाँ पे एनालिसिस वाला पार्ट है, इस एनालिसिस वाले पार्ट में ना थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, वहां पे टीचर वैल्यू जजमेंट कर सकता है कि हाँ ये क्या है, नहीं, ठीक है, ये पार्ट तुमने नहीं किया, ये पार्ट छूट गया। ये जो पोर्शन है ना जहाँ पे कोर थ्योरी, बिल्कुल थ्योरी ही थ्योरी है, इसमें ना कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें जो उस अर्थशास्त्री ने दिया है, जिसने उस थ्योरी को दिया है, जैसे आप अगर कंज्यूमर सरप्लस पढ़ रहे हो तो मार्शल ने जो थ्योरी दिया है आपको वही लिखना है। आप अगर इंडिफरेंस कर पढ़ रहे हो तो हिक्स एलन ने जो थ्योरी लिखा है आपको वही लिखना है। आपको उसमें अपना कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, आपको सोचना ही नहीं है कि ये गलत है, सही है, क्या है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसने जो थ्योरी दिया आप वही लिखोगे। तो जिस चीज को आपके प्रोफेसर ने पढ़ा है उसी चीज को आप भी लिख रहे हो, इसीलिए इसमें मार्क्स मिलने के स्कोप बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मेरे साइड से ये होगा कि आप अपने प्रिपरेशन को, चाहे जैसे भी आप अपना प्रिपरेशन करें,
आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा इस साइड वाले में करें, ठीक है, थोड़ा इस साइड वाले में करें तो आपको बेहतरीन मार्क्स मिल सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे 66 और 65 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर, और वहां पे हम लोग देखेंगे कि आपको किस क्वेश्चन के सिलेक्शन में ज्यादा बेहतर मार्क्स मिल सकता था, ठीक है। ये है 66 बीपीएससी का क्वेश्चन। हम ऐसा होप करके चल रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। ये सेक्शन 1 वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक सेक्शन 1 है, यहाँ से शुरू होकर, और ये यहाँ सेक्शन 2 है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। देखिए आप अगर यहाँ पे देखें कि ये ये मतलब 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए आपको ये एक क्वेश्चन है, बहुत कम लोग होंगे 66 बीपीएससी में जो बैठे होंगे, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छे से मतलब लिखा होगा या इसको टच भी किया होगा, ठीक है। आप ये जिनका क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चन का भी एक एनालिसिस करके देख लें। इन्होंने कौन कौन सा क्वेश्चन करा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को करा है, और रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी कंपेयर इट विद सैमुअल्सन्स आरपीटी, इस क्वेश्चन को करा है इन्होंने। और कौन सा करा है, फिजिकल पॉलिसी से करा है। आपको इसमें सबसे बेहतरीन मार्क्स मिल सकता था ये तीनों क्वेश्चन से। इसमें से अगर आप चाहें तो इसको ना करके इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेहतरीन 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन करने पे आपको सबसे बेस्ट मार्क्स मिल सकता है सेक्शन 1 में, ठीक है। नो डाउट कि इस क्वेश्चन में भी आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, इस क्वेश्चन में भी आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है इसमें भी आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। सबसे कम मार्क्स अगर आपको फेच करना, ये 4 नंबर पे हमने कहा कि इसमें भी मार्क्स मिलेगा, लेकिन 1 2 3 और 5 नंबर से कम मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी अब देखिए क्या आप लिखे हैं, कितना मार्क्स आप लेके आए हैं, वो सब एक सब्जेक्टिव है। हम आपको बता रहे हैं ये कि अगर आप इस क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन को चुने और इसको अगर बेहतर लिख दें तो यहाँ पे आपके मार्क्स कटने के स्कोप बहुत कम है। क्योंकि क्यों, क्योंकि ये थ्योरी है, इसमें आप अपना दिमाग लगाओगे ही नहीं। ये थ्योरी है, इसमें आप अपना दिमाग लगाओगे ही नहीं। ये थ्योरी है, इसमें आप अपना दिमाग लगाओगे ही नहीं। ये वाला पोर्शन एकदम थ्योरी है, इसमें आप अपना दिमाग लगाओगे। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिस्कल पॉलिसी। हालांकि यू अंडरस्टैंड का मतलब जो आपका किताब समझता है वही, लेकिन फिर भी यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। आप कौन से क्वेश्चन को लिख के कितना मार्क्स ला सकते हैं इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, हम आपको बता रहे हैं जहां पे स्कोप कम था मार्क्स करने का। यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एकदम प्योर थ्योरी वाला पोर्शन है, ठीक है। हाउ फार हैज इट बीन जस्टिफाइंग, सेक्शन 1 में ये क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क्स नहीं दिला सकता था, क्योंकि इससे बेहतर मार्क्स दिलाने के लिए बाकी क्वेश्चन। सेक्शन 2 में अगर हम बात करें, देखिए ये सब्जेक्टिव है, आपको जो क्वेश्चन चुनना होगा आप चुनेंगे, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कोर थ्योरी है, यहाँ पे मार्क्स नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है। इनका क्वेश्चन इन्होंने कौन सा किया है, पॉवर्टी सिचुएशन किया है इन्होंने, और फाइनेंस कमीशन, फिजिकल फेडरलिज्म में इसका क्या रोल है, और 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन, और ऐसे ऑन लैंड रिफॉर्म। हम आपको सेक्शन 2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहेंगे कि सेक्शन 2 में आप पहले तो एक चीज डिसीजन ले लीजिए कि एक क्वेश्चन आप बिहार वाला टच करेंगे ही करेंगे, एक क्वेश्चन आप बिहार वाला करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप बिहार में अफसर बनने वाले हैं, बिहार वाले क्वेश्चन को अगर टच करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा रिच मटेरियल नहीं है, तो उसको अगर आप करते हैं और थोड़ा बेहतरीन आंसर लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जा करके ये वाला क्वेश्चन आपको एक करना चाहिए था बिहार वाला। अब करना चाहिए था मतलब इस क्वेश्चन पेपर में करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो कंपटीशन कमीशन है ना, और ये फाइनेंस कमीशन है, ये आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। आपको ये भी एफडीआई भी दिलाएगा, एफडीआई पॉलिसी, अगर आपको याद है इसके प्रोविजंस तो, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। पॉवर्टी वाला पोर्शन भी, क्योंकि आप इसमें प्रोग्राम्स लिखोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा।
लेकिन ये पॉवर्टी वाला क्वेश्चन है, ये जनरली ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको टच किया होगा। ठीक है, लैंड रिफॉर्म को भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने लिखा होगा। अब आप ही सोचो, ऐसे हम बता रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप बेहतरीन आंसर, मतलब बेहतरीन मार्क्स कैसे ला सकते हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे क्वेश्चन का। आप अगर बोले कि ये सब फालतू बात है, तो हाँ, हो सकता है फालतू बात हो, लेकिन आपको एज अ ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए। हम कॉपी चेक कर रहे हैं, पॉवर्टी 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 पॉवर्टी, मुझे एक क्वेश्चन दिखा कंपटीशन कमीशन के ऊपर, तो लाजमी है कि हम थोड़ा सा या तो आपको अच्छा मार्क्स देंगे या तो आपको बर्बाद कर देंगे। ये डिपेंड करता है आपका आंसर कितना अच्छा है। तो अगर बेहतर आंसर होगा कंपटीशन कमीशन पे, थोड़ा थोड़ा बेहतर, पॉवर्टी में आप बहुत बेहतर, और कंपटीशन कमीशन में अगर उससे थोड़ा कम भी लिखेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिल सकता है। इसका उदाहरण है आरटीआई के कुछ कॉपीज हैं बीपीएससी के, जिसका मैंने बहुत डीप स्टडी करा है। ठीक है, उसको आप भी अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। अब हम आपको 65 वाले क्वेश्चन पे भी यही चीज थोड़ा सा समझाते हैं, ज्यादा नहीं। और हमें लगता है इस क्लास में हम फॉर्मली अपना इंट्रो वाला क्लास स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। डिस्कस द मीनिंग एंड यूजेस ऑफ जीएनपी, नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। व्हाट मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट, ये क्वेश्चन आपको मस्ट करना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज प्रोडक्ट वेरिएशन, ये क्वेश्चन आपको मस्ट करना चाहिए था। और इसमें से अगर आप ये क्वेश्चन कर लें, तो ये 3 क्वेश्चन, 1, 2 और ये 3, बिल्कुल आपको झोला भर के मार्क्स मिलेगा, झोला भर के मार्क्स मिलेगा। जनरली इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सभी ने किया होगा, पॉवर्टी, नेशनल इनकम, ये सब सभी के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, और ये बैंकिंग वाला क्वेश्चन है, ये बजट वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। 65 का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, लेकिन ये क्वेश्चन प्योर थ्योरी है, और ये आपको भर भर के मार्क्स देगा, झोला भर के मार्क्स देगा। ठीक है, सेक्शन 1। सेक्शन 2, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, प्रॉब्लम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर्स, और ये है एक डिस्क्राइब आफ्टर हैविंग प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स बिहार। बिहार, एक क्वेश्चन आपको बिहार पे करना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर करते करंट पे है, अच्छा मार्क्स मिल जाता। बाकी इसमें से आपको जो मन करे आप कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 1 में मेरा विशेष फोकस है, क्योंकि सेक्शन 1 आपको झोला भर के मार्क्स दे सकता है। ठीक है, तो आपको जो इसमें ठीक लगे कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थ्योरी 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 आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो है उसके कटने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन का सिलेक्शन कीजिएगा जहाँ पे थ्योरी हो, ग्राफ हो, थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन आप कर सकें, और वो थ्योरी हो तो बेहतर मार्क्स मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बाकी एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो आ रहा होगा आप वही सेलेक्ट करेंगे ना, लेकिन सपोज कीजिए कि आपको 12 में से 12 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अब हम थोड़ा एक मैक्रो व्यू में हम जो है वो टॉपिक की लिस्टिंग करेंगे कि हमें क्या क्या देखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मली अपने इंट्रो वाले को क्लास में पहुंचेंगे। ये जो टॉपिक लिस्ट है, टॉपिक लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। ये मेरे रेफरेंस के लिए, हम इस पैटर्न पे क्लासेस लेते हैं, और इसी पैटर्न पे हमने पास्ट पेपर को टॉपिक वाइज जो है वो इसको बनाया भी है। ठीक है, वो आपको जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन शीट मिलेगा वो इसी टॉपिक लिस्ट के अनुसार मिलेगा, और हम क्लासेस भी इसी टॉपिक के लिस्ट में करेंगे। ये मेरे रेफरेंस के लिए, आप चाहें तो अलग रेफरेंस को तो लेकर के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पे बीपीएससी ने कोई मुहर नहीं लगाया है, इस पे बीपीएससी का मुहर सिर्फ पास्ट पेपर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो। ये क्लासेस का सीक्वेंस नहीं है, सब्जेक्ट का सीक्वेंस है। ठीक है, माइक्रो में हम थोड़ा बेसिक समझेंगे, हालांकि इस बेसिक का आपके क्वेश्चन पेपर से कोई लेना देना नहीं। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी नहीं भी पूछता है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये बेसिक वैसे ही है जैसे गणित सीखने के लिए आप जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना सीखते हैं। अगर आप ये बेसिक के 3-4 लेक्चर्स को समझ लेंगे तो आपके लिए इकोनॉमिक्स समझना फिर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
तो ये बेसिक है, ठीक है। कंज्यूमर, नया सिलेबस में बेसिक से कोई क्वेश्चन नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर करेंगे, उपभोक्ता व्यवहार। उसके बाद हम प्रोड्यूसर बिहेवियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मार्केट करेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद थोड़ा कुछ एक दो एडवांस टॉपिक भी हम करेंगे, एक आध ऐसे ही सिंपल कंज्यूमर बिहेवियर से उठा के और कहीं से नहीं, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद माइक्रो के बाद हम देखेंगे नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत हम देखेंगे ट्रेड थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड। जब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जब जैसे इंटरनेशनल इको तैयार करेंगे, तो इसका पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उस समय हम ये सब डिटेल में समझेंगे ये है क्या, अभी नहीं। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद देखेंगे आपका जाकर के टैरिफ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमारा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम देखेंगे मनी बैंकिंग, इसमें सब थ्योरी, और ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंबाइंड, ठीक है। ये मेरे मतलब रेफरेंस के लिए है, इसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंबाइंड है, ऐसा कोई अलग अलग हम इन लोगों को बांट के नहीं रखे हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, जिसमें टैक्सेशन होगा, बजट होगा, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी होगा। इसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी में बेसिक फीचर देखेंगे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद हम देखेंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसके अंदर फिजिकल फेडरलिज्म और फाइनेंस कमीशन वगैरह देखेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टैक्सेयर है वो समझेंगे, ठीक है। इस पे फाइनेंस कमीशन ने कैसे काम करा है, क्या है नहीं है, पूरा समझेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड फाइनेंस कमीशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपका जाकर के एग्रीकल्चर, उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्री, उसके बाद हम देखेंगे प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ एग्री एंड इंडस्ट्री दोनों, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपका जाकर के प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग वगैरह। फिर देखेंगे लैंड रिफॉर्म, और फिर देखेंगे हम बिहार। इस बिहार के अंतर्गत देखेंगे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, मतलब बिहार का इकोनॉमी कैसा है, परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन बिहार देखेंगे। ये दो टॉपिक देखेंगे, ये हमारा टॉपिक लिस्ट है जो हम देखेंगे, ठीक है। बहुत शॉर्टकट है, ये रेफरेंस के लिए हम आपको बता दिए कि क्लास कुछ इस टॉपिक्स पे होगा। जब एक एक करके जैसे मनी बैंकिंग लेंगे तो उसके क्वेश्चन पेपर का, पास्ट पेपर का पूरा ऑपरेशन करेंगे, और वहां से हम टॉपिक की लिस्टिंग करते हैं। ये मनी बैंकिंग है, इसके अंदर हम ये टॉपिक देखेंगे। ये टैक्सेशन है, टैक्सेशन के अंदर हम ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। ये सिलेबस में जो है हमारा वो ऑपरेशन है टॉपिक का, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक लिस्ट हो गया जो हम देखेंगे। अब हम शुरू करेंगे फॉर्मली इकोनॉमिक्स, ठीक है।
अब हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। बस कुछ बेसिक हमें समझना है जिसको हम समझेंगे और कुछ नहीं। क्या होता है इकोनॉमिक्स? क्लास शुरू करें उसके पहले हम इस क्लास में क्या समझेंगे, बेसिकली समझेंगे कि इकोनॉमिक्स काम कैसे करता है। अगर आप एक बार उसका प्रोसेस समझ गए कि हम इकोनॉमिक्स में करते क्या है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कैसे काम करता है, इकोनॉमिक्स में जो भी थ्योरीज बनाई हैं वो काम कैसे करता है, कुछ की वर्ड्स हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कि कुछ मतलब उसको हम कहते हैं कीज टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वो सारा चीज हम समझेंगे, ठीक है। तो क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है क्या? मतलब आप समझिए कि इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि पहले बहुत बहुत अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बहुत अलग अलग तरह की बातें की। हम उस पे नहीं जाएंगे कि किसने किस चीज से रिलेटेड मतलब डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स में, किसने वेल्थ से रिलेटेड दिया है, किसने वेलफेयर से रिलेटेड दिया है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। पहले बीपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती थी, नए सिलेबस में इसको बीपीएससी ने कोई जगह नहीं दिया है। अब समझिए कि जो हमारा वांट मतलब कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो रिसोर्सेस है, कोई भी रिसोर्सेस, कोई भी संसाधन, ठीक है, कोई भी संसाधन, इसका एक अल्टरनेट यूज होता है। अल्टरनेट यूज होता है, अल्टरनेट उपयोग होने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी एक जमीन पे अगर घर बना देते हैं तो वहां खेती नहीं हो सकता। ये इसका अल्टरनेट यूज है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई एक 10 का सिक्का है, उसमें से छेद करवा के और उसको माला बना के पहन लेते हैं। तो उस 10 का सिक्का का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता चलाने में, ठीक है, ऐसे समझना है, ठीक है। आप गाड़ी का टायर देखते हो, उसको निकाल के डेकोरेशन में लगा देते हैं, तो वो रिसोर्सेज जो है उसका अल्टरनेट यूज अब नहीं हो, उसमें और कोई दूसरा यूज नहीं हो सकता उसका। तो उसी तरह जैसे कि जमीन पे आप घर बना दिए तो उस जमीन पे अब दोबारा खेती नहीं हो सकता। अल्टरनेट है, अगर आपको खेती करना है तो आपको फिर वो अ, मतलब जो घर है वो तोड़ना होगा, ठीक है। तो हर एक रिसोर्सेस जो है वो मतलब आपका उसका एक अल्टरनेट यूज होता है। अच्छा, ये अल्टरनेट यूज होता क्यों है? ठीक है, ये अल्टरनेट यूज होता क्या है, क्यों है, क्या हम समझ गए क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेस है ना, वो लिमिटेड है, अथाह नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास अथाह नहीं है कोई भी रिसोर्सेस, रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। लेकिन हमारा जो वांट्स है ना, हमारा जो इच्छा है ना कुछ करने का, वो अनलिमिटेड है। अब आप ही बताइए कि ये जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको क्या लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए पूरा किया जा सकता है? गांधी जी का एक कोट था ना कि हमारे पास मतलब हमारी धरती के पास इतना कुछ है कि अगर आपका नीड, आपके नीड को वो पूरा कर सकता है, आपके ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। आपको जो भी करना होगा उस लिमिटेड रिसोर्सेज से ही करना होगा। लेकिन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। अभी हम वांट्स, नीड्स, रिसोर्सेज देखेंगे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या काम करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए ना, जो रिसोर्सेज हैं उसको इस प्रकार से अलोकेट करना चाहिए। अलोकेट करने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से उसे बांटना चाहिए, इस प्रकार से उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से उसे सही चीज में उसका उपयोग करना चाहिए कि उससे समाज का जो जरूरत है, समाज सोसाइटी की जो नीड है, उसको पूरा किया जा सके। तो ये जो अलोकेशन है ना, ऑप्टिमम अलोकेशन, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट अलोकेशन करने का जो काम है, वो काम है इकोनॉमिक्स का। अब इसको एकदम सिंपल शब्दों में समझिए, दुनिया में जो संसाधन है वो सीमित है। दुनिया में मनुष्यों, सिर्फ मनुष्यों की अगर हम बात करें तो उनकी इच्छाएं असीमित है। तो इस सीमित संसाधन और असीमित इच्छा के बीच में
जो ब्रिज का काम करता है, जो पुल बनाता है और जो सामंजस्य बिठाने का काम करता है, वो काम करता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र विषय यही है। वैसे भी अर्थशास्त्र सुन के, इकोनॉमिक्स सुन के ही लगता है कि बेचारा मतलब किसी तरह से किसी एक कंडीशन में ठीक ठाक करके किसी तरह काम चलाने वाला काम कर देता होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में एक ब्रिज बनाता है। वो ब्रिज जो है वो इकोनॉमिक्स बनाता है और उसको हम उसी के जरिए समझते हैं। कोई भी ह्यूमन साइंस मतलब जो सब्जेक्ट है, कोई भी ह्यूमैनिटी का जो सब्जेक्ट है, कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, वो क्या करता है, तो वो ह्यूमन बिहेवियर को एनालिसिस करता है। ठीक है, हम ह्यूमन बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स भी ह्यूमन बिहेवियर को एनालिसिस करता है। किस टर्म्स में, ये लिमिटेड और अनलिमिटेड के बीच में वो कैसे एडजस्ट करता है, कैसे वो अलोकेट करता है रिसोर्सेज को, इसी चीज के बारे में इकोनॉमिक्स बात करता है। कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास 4 एकड़ जमीन है, मान के चलिए, तो वो इस 4 एकड़ जमीन का ऑप्टिमम यूज कैसे करेगा। यहाँ पे वो घर बना लेगा, यहाँ पे वो एक फैक्ट्री डाल देगा, इधर एक तालाब बना लेगा, ठीक है, इधर थोड़ा सा खेती कर लेगा। तो ये एक ऑप्टिमम यूज है जो इकोनॉमिक्स यही काम करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है समझ गए। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ये वांट्स यानी कि इच्छा, नीड्स यानी कि जरूरत, और ये स्कैरसिटी, ये जो हम भिखमंगे हैं रिसोर्सेस के मामले में, इसके बीच में क्या रिलेशन है और ये है क्या। देखिए, इकोनॉमिक्स स्केयर रिसोर्सेस को इस प्रकार से एलोकेट करता है कि ह्यूमन नीड्स या वांट्स को पूरा किया जा सके। अच्छा, ये नीड्स और वांट्स दोनों है क्या, ये समझते हैं। स्कैरसिटी का मतलब समझ गए कि रिसोर्सेज के मामले में हम भिखमंगे, हमारे पास लिमिटेड है, वो स्केयर है। ठीक है, वो स्केयर है, वो बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है। तो नीड और वांट्स को समझते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। नीड वर्सेस वांट्स, इच्छा वर्सेस जरूरत। नीड्स का अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि नीड्स आर आइटम्स विच वी मस्ट हैव इन ऑर्डर टू लिव। मतलब कि नीड्स ऐसे आइटम्स हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए, हमें जिसकी बिल्कुल जरूरत है तो है। ठीक है, और वांट्स क्या है, तो वांट्स आर आइटम्स विच वी कुड लाइक टू हैव ऑल्दो वी कैन सर्वाइव विदाउट देम। ठीक है, तो नीड्स क्या है कि जिसकी जरूरत हमें जिंदा रहने के लिए है, जैसे हवा की जरूरत है हमें। ठीक है, लेकिन वांट्स क्या है, हाँ हम सोच सकते हैं कि काश हमारे पास जहाज होता, हम उड़ते उड़ते ये करते वो करते, हमारी इच्छा है, लेकिन हम उसके बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। ये है वांट्स। ठीक है, ये क्या है, ये वांट्स है। देखिए, नीड्स की अगर हम बात करें, जरूरत की अगर हम बात करें, तो समझिएगा क्या जरूरत है हमें, रोटी कपड़ा मकान। कपड़ा मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी जरूरत। ठीक है, ये हमारी जरूरत है, ये हमारा जरूरत है कि हमें रोटी कपड़ा मकान, यानी रोटी का मतलब खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर, ये हमारा जरूरत है, ये हमारा जरूरत है। अब इसमें वांट्स क्या हो सकता है, हमारी इच्छा क्या हो सकती है कि हमें पिज्जा खिला दो या तो हमें ताड़ी खिला दो। देखिए, ऑल्दो हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमें पिज्जा खिला दो, ताड़ी पिला दो, लेकिन हमें पिज्जा और ताड़ी नहीं मिला तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन फूड हमें चाहिए। हमें फूड की हमें जरूरत है। फूड में से अगर हम पिज्जा या ताड़ी की डिमांड कर रहे हैं तो ये हमारा इच्छा है, लेकिन फूड हमारी जरूरत है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी तरह वॉन्ट्स, हमें कपड़ा चाहिए, कपड़ा जरूरत है हमें तन ढकने के लिए, किसी भी तरह का कपड़ा हो, लेकिन इसमें हम अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, इच्छा जाहिर कर सकते हैं क्या, कि हमें जींस दिला दो या हमें सूट दिला दो। ये हमारी इच्छा हो सकती है, ये हमारी इच्छा है। हम चाहते हैं कि मेरे पास जींस होता या हमारे पास सूट होता, लेकिन हम गमछा में भी रह सकते हैं। क्लॉथिंग, क्लॉथिंग हमारा जरूरत है। शेल्टर, घर की हमें जरूरत है, लेकिन इसमें हम वांट्स क्या हो सकता है हमारा, कि भाई मेरा अपना घर होता, बड़ा सा एकदम व्हाइट हाउस टाइप में, या तो मुंबई में एक अपार्टमेंट होता। ठीक है, तो ये हमारा वांट्स है, लेकिन हमें अगर एक झोपड़ी भी मिल जाए तो हम उसमें भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल इसका आप मोबाइल फोन में ले सकते हो। ठीक है, कि हमें मोबाइल फोन की जरूरत है बात करने के लिए, तो हम सिंपल सेट में कर सकते हैं, एक सिंपल सा मोबाइल रख के, जियो वाला भी रख के कर सकते हैं। लेकिन हमारी इच्छा है कि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट सेल फोन हो। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट सेल फोन, ये वांट्स है। तो नीड्स और वांट्स में अंतर समझ गए। नीड वो है जिसकी हमें जरूरत है जिंदा रहने के लिए, और वांट्स का मतलब वो है जिसकी हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बिना जिंदा रह सकते हैं। समझ गए। तो ये नीड को पूरा करने के लिए जो स्केयर रिसोर्सेज का अलोकेशन होता है, यही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। सॉरी, इकोनॉमिक्स यही काम करता है। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम थोड़ा समझते हैं। इकोनॉमिक्स किस तरह से मेथड पे काम करती है। ठीक है, कि जो भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, उसको इकोनॉमिस्ट किस प्रकार से स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर का जो ये मतलब रिसोर्स एलोकेशन वाला काम है सब्जेक्ट मैटर है, इसको वो स्टडी किस तरह से मेथड, किस मेथड से करता है। देखिए, ब्रॉडली दो तरह के मेथड हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे क्योंकि जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझने का जरूरत है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसको सिर्फ समझिए, इस पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला यूपीएससी में। लेकिन इसको जब आप समझ जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है किस खेती में। देखिए, अगर हम ऐसा कहें कि क्या होना चाहिए, हम ऐसे कहें ना कि हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ईमानदार होना चाहिए, अगर हम ऐसा कहें कि होना चाहिए, ये क्या है, ये नॉर्म्स है, यार ऐसा होना होता तो अच्छा होता, ये नॉर्म्स है, ऐसा होना चाहिए। क्या, कि व्हाट शुड बी, यूपीएससी को पेपर नहीं लीक करना चाहिए, है ना, ये चाहिए। और ये क्या है, व्हाट इज या वाज या विल बी, क्या है कि बीपीएससी ने पेपर लीक किया है, मतलब बीपीएससी का पेपर लीक किया है, बीपीएससी ने पहले भी धांधली किया है और बीपीएससी आगे भी धांधली करेगी, ये है सच्चाई, ये क्या है बताता है। ठीक है, यही दो मेथड पे काम करता है। कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इकोनॉमिक्स के एग्जांपल से, कि एक फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए कैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और उसको कैसा बिहेव करना चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। समझ गए, यही दो मेथड पे काम करता है।
इकोनॉमिक्स। सिंपल सिंपल टर्म्स हम सिर्फ आपको बता रहे हैं ताकि कल हम कहीं यूज करें तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हम समझते हैं। बेसिकली दो ब्रांच में इकोनॉमिक्स बनता है, ये सब जरूरत नहीं है आपको ऑप्शन में, आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन मेरा काम है कि हम कहीं गैप ना छोड़ें, ठीक है। एक को हम कहते हैं माइक्रो और एक को हम कहते हैं मैक्रो, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो, ये दो ब्रांचेस। माइक्रो में देखिए आई है, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, और मैक्रो में है एग्रीगेट। जैसे यहां अगर हम किसी एक व्यक्ति की आय की बात करें तो यहाँ पे ये सभी व्यक्तियों का आय मिलकर के राष्ट्रीय आय बन जाता है। आप जितना भी इंडियन इकोनॉमी में कंसेप्ट पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में या बिहार की अर्थव्यवस्था में या किसी भी अर्थव्यवस्था में, वो एक्चुअली में मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है सारा कुछ, ठीक है। तो ये माइक्रो और मैक्रो में अंतर है। मतलब माइक्रो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है, जैसे एक व्यक्ति हो गया या एक फर्म हो गया या एक घर हो गया, ठीक है, या एक इंडस्ट्री हो गया, एक कंपनी हो गया, या एक किताब का दुकान हो गया या एक दारू दुकान हो गया, ठीक है। लेकिन मैक्रो में क्या करते हैं, देश के सारे दारू दुकान के बारे में, सारे फैक्ट्री के बारे में, सारे हाउस होल्ड के बारे में, ठीक है, इसकी बात करते हैं। और दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। इससे ज्यादा डिफरेंस हम समझेंगे जैसे हम सब्जेक्ट पे काम करेंगे। हम आपको ब्रीफली थोड़ा 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 सब कुछ बता रहे हैं। फॉर्मली नेक्स्ट लेक्चर में हम डिमांड सप्लाई शुरू करेंगे। ये हमारा है की टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरे इकोनॉमिक्स में यही काम आएगा। की चाबी है इकोनॉमिक्स रूपी सब विषय को खोलने का, ये चाबी है। इसमें सबसे पहले समझिए कि इकोनॉमिक मॉडल या जो हम थ्योरी थ्योरी बोल रहे थे, ये होता क्या है। इकोनॉमिक मॉडल बीपीएससी ने एक बार इस पे शॉर्ट नोट पूछा है पुराने सिलेबस में, ठीक है, पुराने सिलेबस में पूछा है, नए सिलेबस में नहीं पूछा है। अब देखिए ये है क्या, ये जो इकोनॉमिक मॉडल की हम बात करते हैं ना, ये इकोनॉमिक मॉडल कुछ और नहीं, हम जो थ्योरी बनाए, देखिए थ्योरी कैसे बनता है उसको समझिए। एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने देखा कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक दुकान है और आपके दुकान में सिर्फ 2 लीटर ताड़ी है, ठीक है, आपकी दुकान में सिर्फ इतना ही है और आपके पास 10 लोग आ जाते हैं उसको खरीदने के लिए। अभी ताड़ी और आपके पास बनाने का ऑप्शन नहीं है, तो 10 आदमी एक साथ ताड़ी डिमांड करने लगते हैं और आप नया ताड़ी नहीं बना सकते, तो इससे क्या हुआ, प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, प्राइस बढ़ जाएगा। या इसके ऑपोजिट भी आप देख सकते हैं, इसके ऑपोजिट भी आप क्या देख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो आदमी क्या करेगा, उसको खाना पीना छोड़ देगा, और छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, उसका डिमांड कम होने लग जाएगा। क्योंकि समझ में, आप सब्जी वाला एग्जांपल देखिए ना, जब सब्जी बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होते जाता है, लोग खरीदना छोड़ देते हैं, खरीदना छोड़ देते हैं और सब्जी उगने लगता है, उगने लगता है, उगने लगता है, उगने लगता है, तो क्या करते हैं फिर, उसका जो कीमत है, वो उसका जो मांग है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से फिर से उसका कीमत गिर जाता है, ठीक है। तो एक अर्थशास्त्री, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है, तो उन्होंने एक थ्योरी बनाया और थ्योरी बना के उन्होंने कहा कि मांग का नियम, इसका नाम रखा, और उन्होंने कहा कि जब किसी वस्तु की कीमत में मतलब वृद्धि होता है और उसकी पूर्ति जो है वो कांस्टेंट रहे, वो बदले नहीं, उसकी पूर्ति जो है वो बदले नहीं, अभी हम डिमांड सप्लाई में इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, तो उसका डिमांड गिरने लगेगा।
और अगर किसी वस्तु की कीमत में गिरावट होता है और अब भी पूर्ति कांस्टेंट है तो उसके मांग में वृद्धि होने लग जाएगा। अगर किसी कोई चीज सस्ता होने, मटन अगर सस्ता होने लग गया तो लोग उसको खरीदना जबरदस्त तरीके से शुरू कर देंगे, डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने ये थ्योरी बना दिया। अब इस थ्योरी का फॉर्मल स्टेटमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको मिटा रहे हैं, इकोनॉमिक मॉडल बनाया। इकोनॉमिक मॉडल बनाया, ठीक है। थ्योरी क्या कह रहा है? थ्योरी कह रहा है कि जब किसी एक वस्तु यानी एक्स की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु का डिमांड में गिरावट आता है। यानी देखिए, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, दोनों के बीच में कैसा नेगेटिव रिलेशन है, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। इसी चीज को इकोनॉमिक मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं अर्थशास्त्री, और वो कहते हैं क्यू डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा पी। यही हम आपको कहते हैं कि मैथमेटिक्स का आपको यूज करना होगा थोड़ा बहुत। ये फॉर्मल स्टेटमेंट, यहाँ पे जो ये माइनस है ये नेगेटिव रिलेशन बता रहा है। ये अल्फा बीटा और पी वगैरह क्या है अगले चैप्टर में, ठीक है। ये बता रहा है कि अगर P बढ़ा तो इसका उल्टा रिलेशन पड़ेगा इसके ऊपर। हम समझेंगे डिमांड सप्लाई वाले थ्योरी में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक मॉडल, ये पहला की है इकोनॉमिक्स को समझने का। अगर कहीं हम इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो आप समझ जाए वो फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट की और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपको इकोनॉमिक्स में मार्क्स नहीं मिलेगा, अजम्पशन, मान्यताएं। एक तरह से ना हम एक कंडीशन सेट करते हैं, एक मतलब एक जो सर्टेन टाइप से एक हम मतलब खुद के लिए एक रूम तैयार करते हैं और फिर उस रूम में हम थ्योरी बना देते हैं। जैसे कि हम बोले कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटेगा, ये हमारा थ्योरी बना। इसके लिए अजम्पशन हम लेते हैं क्या, कि जो उपभोक्ता लोग हैं ना उसका टेस्ट नहीं बदले, तब ऐसा होगा। अब मान के चलिए कि ताड़ी का प्राइस बढ़ने लगे और हमारा टेस्ट बदल जाए कि हम ताड़ी ना हम माड़ी पिएंगे, तब तो प्राइस बढ़े तो ताड़ी का डिमांड घटे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब हमारा टेस्ट ही बदल गया तो हमें ताड़ी से क्या लेना है ना। तो टेस्ट ना बदले, तब ये थ्योरी काम करेगा। दूसरा जंक्शन लेते हैं, मौसम के असर ना हो, ठीक है। मौसम का असर मांग पर ना हो, जैसे कि प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है उसका कोई असर नहीं होता है कोल्ड ड्रिंक्स पे ठंड में, है ना, कोई असर नहीं होता उसका। या प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, स्वेटर का कोई मतलब डिमांड नहीं होता गर्मी में, उसका कोई असर ही नहीं होता उसके डिमांड पे गर्मी में, ठीक है। तो ये भी कंडीशन कहते हैं कि मौसम का असर ना हो, तब ये थ्योरी काम करेगा, ठीक है। तीसरा हम कहते हैं कंज्यूमर पागल ना हो। अगर पागल होगा तो उसके लिए नियम कानून कोई मतलब ही नहीं रखता है ना, कोई मतलब ही नहीं रखता वो नियम कानून, इटीसी 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 इटीसी। हम ऐसे कुछ अपने लिए कुछ मतलब सर्टेन कंडीशन सेट कर देते हैं कि ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा, तभी ये थ्योरी काम करेगा। वही है अजम्पशन। और अब आप सोचिए कि अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी थ्योरी को लिख रहे हैं एग्जाम में और अगर आप अजम्पशन नहीं लिखेंगे तो आपका वो थ्योरी वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो कंडीशंस बनाया ही नहीं, आपने वो कंडीशन बताया ही नहीं जिसमें वो थ्योरी काम कर रहा है, ठीक है। आपको एक लाल कलर की दवा देते हैं और हम कहें कि ये अगर आपका शरीर गर्म हो, आपको ठंडा लग रहा हो, ठीक है, आपको आपको खाने में आपका टेस्ट नहीं आ रहा हो, तभी ये दवा काम करेगा। अब आप किसी और के यहाँ जाए उसको दवा दे दें, बोले लो ये दवा खा लो काम कर जाएगा। अब पहले उसकी मान्यताएं तो बताइए कि आपका शरीर गर्म होगा, आपको ठंड लगेगा, मतलब आपको बुखार होगा तभी ये दवा काम करेगा, है ना। तो इसीलिए अजम्पशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक्स में। एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन होता है सेक्टरस पेरेबिस का।
इसकी हिंदी भी यही होती है, ठीक है। सेटेरिस पेरेबिस का मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हम बाकी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे अभी हम डिमांड की थ्योरी में प्राइस और डिमांड के बीच रिश्ता दिखा रहे हैं, तो प्राइस और डिमांड ही है पूरी दुनिया में जो बदल रहा है। इसके अलावा सब स्थिर है, ना मौसम बदल रहा है, ना टेस्ट बदल रहा है, ना हम पागल हो रहे हैं, ना हमारा और कुछ हो रहा है, ना किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है, ना और कुछ है, कोई सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दुनिया में सिर्फ कीमत और मांग ही है जो बदल रहा है, तभी हम कीमत और मांग के बीच रिश्ता दिखा सकते, अदरवाइज नहीं दिखा सकते। तो ये सेटेरिस पेरेबिस आपको पूरे इकोनॉमिक्स में हर जगह मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन होगा, एक चीज होगा जिसके लिए हम मरते रहते हैं इकोनॉमिस्ट, और हम सारा काम सिर्फ इसी के लिए करते हैं, वो है इक्विलिब्रियम, ठीक है। साम्य अवस्था कहते हैं इसको, संतुलन की अवस्था कहते हैं इसको, स्थिर अवस्था कहते हैं इसको। हम डिफाइन करते हैं, एक्चुअली हम नहीं, कहीं से किसी टीचर्स के मुंह से कभी सुने भी होंगे या नहीं भी सुने होंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये है सिचुएशन ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट की सिचुएशन है। आपको अपने बेड पे सोना अच्छा लगता है, आप कहीं भी उठ के जाइए, आप वापस लौट के अपने बेड पे जाएंगे, तो ये वही सिचुएशन है जहां से आप हिलना नहीं चाहेंगे। थोड़ा भी इधर उधर भागे तो आप लौट के वहीं आएंगे। जैसे देखिए, अभी ग्राफ में आप मत ध्यान दीजिएगा, हम ग्राफ आपको समझाएंगे। ये डिमांड है, ये सप्लाई है। इस जगह पे हम दोनों राजी हुए कि हमारा डिमांड हमारा सप्लाई सेट है, इतना हम प्राइस पे सेट हुए और उस पे हम इतना क्वांटिटी खरीदे। अब इससे अगर थोड़ा ऊपर जाते हैं, ऊपर गए, हम मान के चलिए कि थोड़ा भाग गए अपने इक्विलिब्रियम, ये लेवल है इक्विलिब्रियम का, रेस्ट का, यहाँ सोए मेरा खटिया लगा हुआ है यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ जाते हैं, मान के चलिए थोड़ा इधर उधर भाग गए, तो इस जगह पे क्या होगा कि कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, और आप सप्लाई मार्केट में सामान इतना दे रहे हैं, लेकिन लोग खरीदना सिर्फ इतना ही चाहेंगे। अब आप देखिए कि सप्लाई जो है वो ज्यादा हो गया, सप्लाई बढ़ गया, और डिमांड जो है वो घट गया, ठीक है। या ऐसे भी देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड घट गया है, अब डिमांड घट गया है, धीरे धीरे घटते रहेगा तो सब अब बढ़ते जा रहा है सप्लाई, बढ़ते जा रहा है सप्लाई, बढ़ते जा रहा है सप्लाई। मार्केट में पहले गोभी कम आता है तो बहुत महंगा बिकता है, अब जब पूरा गोभी आने लग गया, गोभी आने लग गया और अभी गोभी कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, तो उसका कीमत घट जाता है कि नहीं घटता। तो ये वापस से ये प्राइस घट के और यही पहुंच जाएगा, यही अपना खटिया पे पहुंच जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या है, आपकी खटिया का स्थिति, जहां से आप हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा इधर उधर भागे तो आप वहीं पहुंचना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में हर थ्योरी इसी के लिए मरता है, यही वो सिचुएशन फाइंड करने के लिए मरते रहता है, मरते रहता है, मरते रहता है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम करेंगे खत्म। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर आपको देंगे डिमांड सप्लाई के ऊपर, फॉर्मली थ्योरी स्टार्ट करेंगे। पांचवा की है इकोनॉमिक्स को समझने का, और वो है कंसेप्ट ऑफ टोटल एवरेज एंड मार्जिनल। इसकी हिंदी आपको समझना चाहिए, कुल, औसत और सीमांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ भी दिखाना होगा हम इसी की बात करेंगे पूरे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। टोटल का मतलब तो आप समझते हैं, टोटल का मतलब होता है ए को जोड़ दीजिए, बी को जोड़ दीजिए, सी को जोड़ दीजिए, डी को जोड़ दीजिए, ये बन गया टोटल। एवरेज का मतलब होता है इस ए को जोड़ दीजिए, बी को जोड़ दीजिए, सी को जोड़ दीजिए, डी को जोड़ दीजिए, और ये चार है, इसको चार से डिवाइड कर दीजिए, ये होता है एवरेज। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है। मार्जिनल का मतलब होता है परिवर्तन, एक यूनिट बदलने से क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। अब जैसे समझिए, टोटल क्या है, तो कुल उत्पाद है, मान के चलिए,
कुल उत्पाद है, ठीक है। एवरेज क्या है? तो पर यूनिट है। हम निकाल सकते हैं कि मान के चलिए कि ए बी सी डी 4 लेबर हैं, ये चारों लेबर मिलकर के 40 यूनिट का प्रोडक्शन किए, तो हम बता सकते हैं इसको 4 से डिवाइड करके कि एक लेबर जो है वो 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, तो 10 कलम बनाया। सिंपल मैथमेटिक्स कि अगर 4 लोग मिलकर के 40 कलम बनाते हैं तो एक व्यक्ति ने कितने कलम को बनाया है? तो 10 कलम को बनाया है। तो पर यूनिट बताता है एवरेज। मार्जिनल क्या बताता है? एडिशनल 1 यूनिट बताता है। ठीक है, एडिशनल 1 यूनिट बताता है कि अगर इस 4 में से हम एक और लेबर जोड़ दें तो ये लेबर हमें कितना प्रोडक्शन देगा, हमारे उत्पाद में कितना वृद्धि करेगा। मतलब हम देखते हैं कि डी टोटल डिवाइडेड बाय डी ए। अगर ए को हम, या मान के चलिए ए नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं ए ही मान के चलते हैं ना, कि अगर हम ए में कुछ परिवर्तन करें, जो ए लेबर ए है उसको थोड़ा ज्यादा खिला दें, वो थोड़ा ज्यादा मेहनत करने लग जाए, तो उससे हमारा कुल उत्पाद के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये यही मेजर करता है कि अगर हम एक यूनिट में कोई परिवर्तन करें, एक यूनिट का परिवर्तन अगर हम करें तो उससे मेरे कुल उत्पादन पे कितना प्रभाव पड़ेगा। ये सिर्फ उत्पादन पे ही लागू नहीं होता, ये हर जगह लागू होता है। ठीक है, कंज्यूमर वाले बिहेवियर में भी, प्रोड्यूसर वाले बिहेवियर में भी, हर जगह लागू होता है। ठीक है, हम उत्पादन का एक एवरेज क्या है कि पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हुआ है। मार्जिनल क्या है? ए यानी कोई भी, उसको जोड़ने, उसको काम में रहने दें, या उसको ए को अगर हम बाहर निकाल दें तो उससे हमें कुल कितना फायदा या नुकसान हुआ है। इसका मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल, अगर हम प्रोडक्शन में मार्जिनल देखें तो उसका क्या मतलब है कि वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बताता है कि अगर ए रहेगा तो इतना प्रोडक्शन होगा, अगर ए को निकाल देंगे तो इस तरह से प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि वो ए की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बता रहा है कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है। तो मार्जिनल क्या है? रेट ऑफ चेंज बताता है, परिवर्तन का दर बताता है। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लागू होता है। और अगर आप ज्योमेट्री में देखेंगे तो ये स्लोप, माने ग्राफ में ये स्लोप बताता है। समझेंगे ओवर द पीरियड, जैसे जैसे कंसेप्ट हमारे सामने आएगा। हम अभी सिर्फ टर्म्स से आपको परिचय कराएं। तो ये कुल टर्म्स थे जो हम लोग देखे। ये हमारा की था, 5 की हम लोगों ने देखा जिसके माध्यम से इकोनॉमिक्स को खोल देंगे। अब थोड़ा सा हम 1 मिनट और टाइम लेंगे आप लोगों का, और वो होगा कि हम थोड़ा 3 अर्थशास्त्री के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं बात करने के लिए, लेकिन थोड़ा हम 3 के बारे में बात करेंगे। पहला, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, एडम स्मिथ। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता, बाबूजी हैं अर्थशास्त्र। अब ऐसा नहीं है कि एडम स्मिथ ने ही भगवान सूर्य की तरह अर्थशास्त्र को जन्म दिया है। आहा, इनके पहले भी ट्रेड होता था, इनके पहले भी व्यापार। भाई इन्होंने 1776 में किताब लिखी। हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में कि एंशियंट काल में मसाले का व्यापार होता था, उस समय व्यापारी थे, उस समय सब कुछ था, उस समय टैक्स कलेक्शन होता था। अर्थशास्त्र ऐसा नहीं है कि इनके पहले नहीं था, इनके पहले था, लेकिन इनके पहले सब बिखरा बिखरा था, सब धुआं धुआं था एकदम बिल्कुल। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, उसको एक साइंटिफिक रूप दे दिया। जिस रूप में आप किसी विषय को पढ़ते हैं वो रूप इन्होंने अर्थशास्त्र को दिया। ठीक है, साइंटिफिक रूप दिया अर्थशास्त्र को, इसीलिए इनको अर्थशास्त्र का पिता कहा गया। इन्होंने किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। जो राष्ट्र है, उसकी जो धन है, उसका नेचर और उसके कॉजेज क्या है, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी। इसका मतलब क्या है कि इनके दिमाग में धन 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 चलता रहता था। ठीक है, सब सिर्फ धन 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 की बात करते थे। उसके बाद दूसरे एक अर्थशास्त्री हैं, इनको आप कह सकते हैं फादर
ऑफ इकोनॉमिक्स। आप नहीं, इनको ये टाइटल दिया गया। दूसरे एक अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। क्रांति ले आए इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल क्रांति लेके आ गए इकोनॉमिक्स में। इनको कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या किया ना कि एक किताब लिखा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स करके 1890s के आसपास में, और इन्होंने एडम स्मिथ की जो आर्थिक धारणा थी ना उसको पूरी तरह से बदल दिया। बिफोर मार्शल, आफ्टर मार्शल, क्या इन्होंने बदला देखिए। मार्शल के पहले यानी एडम स्मिथ के जमाने में वेल्थ को ही अंत माना जाता था। पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, यही सब कुछ था। धन जमा करो, धन जमा करो, धन जमा करो, वेल्थ ही मीन्स। ठीक है, मार्शल के आने के बाद क्या हुआ ना कि इन्होंने मानव कल्याण को सब कुछ बना दिया। इन्होंने मानव कल्याण को ज्यादा महत्व दिया, धन की तुलना में मानव कल्याण को ज्यादा तुलना दिया। इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है उसका काम धन के बारे में बात करना नहीं, बल्कि मानव कल्याण के बारे में बात करना है। उन्होंने धन को इज्जत नहीं दिया, मानव कल्याण में धन का एक रोल है। पहले यह माना जाता था कि धन सब कुछ है, मानव उसके लिए काम करता है। अब कहा जाता है कि मानव सब कुछ है, धन उसके लिए काम करता है। तो इन्होंने एडम स्मिथ का जो विचारधारा था, आर्थिक धारणा जो था, उसको पूरी तरह से बदल दिया। इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और एक और छोटे से, लेकिन बिल्कुल वो है बाहुबली है, छोटे से नहीं, बाहुबली है, जे.एम. सॉरी, केन्स साहब। इन्होंने इकोनॉमिक्स को ही बदल दिया पूरा। आज जितनी भी इकोनॉमिक्स आप देखते हैं, जितना भी सब कुछ पढ़ते हैं, जितना भी सुनते हैं, जितना जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, बेसिकली आप जितना जानते हैं वो सब केन्स के स्कूल से ही निकला हुआ है। मतलब केन्स की ही फिलॉसफी का असर है। इन्होंने इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, तो आप इनका रोल देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। जो आप देखते हैं, जो भी, आप नरेगा को देख लीजिए, जेएम केन्स का आइडिया है। ठीक है, आप कुछ भी देख लीजिए, गवर्नमेंट देख लीजिए, टैक्सेशन देख लीजिए, जो देखना है, जैसे देखना है देख लीजिए, सब कुछ जेएम केन्स का आइडिया है। ठीक है, सब कुछ, इन्फ्लेशन वगैरह, डिफ्लेशन वगैरह, रिसेशन वगैरह, सब यहीं से उपजा है। तो ये जेएम केन्स हैं, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ब्रीफ में हम आपको छोटा छोटा कुछ कीवर्ड्स वगैरह डिफाइन किए, ताकि कल जब हम इकोनॉमिक्स में इन शब्दों का प्रयोग करें तो आप परेशान ना हो कि ये कैसा सब्जेक्ट है मेरे लिए, मतलब ये बोझ बनता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि ये सब्जेक्ट मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो इसके प्रोसेस को, इसके वर्किंग्स को, इसके काम करने के तरीके को आप समझ गए, है ना। हम इक्विलिब्रियम के लिए मरते हैं, हम टोटल एवरेज मार्जिनल की बात करेंगे। ठीक है, हम सेट्रस पेरेबस की बात करते हैं, हम हर थ्योरी में अजम्पशन लिखते हैं, अजम्पशन का रोल क्या है ना। तो ये चीज हम इसमें करते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे डिमांड सप्लाई की थ्योरी। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। ये बहुत जरूरी है वीडियो, आप लोग इसको देखिए और इसका प्रॉपर एक छोटा मोटा नोट्स बना लीजिएगा हाथ से, क्योंकि ये इससे रिलेटेड बीपीएससी में कुछ है नहीं, तो इस पर हम कोई नोट्स नहीं देने वाले आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।